अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर जुहैब। हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी कर रहे थे। टू लेक्चर्स हमने चैप्टर नंबर 3 से स्टडी किए थे। आज हम लेक्चर नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स को हम स्टडी कर रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स, जो कंटेंट हम स्टडी करेंगे उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन एंड एक्सेलरेशन एंड स्ट्रिंग के अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। Vertical motion of a two bodies attached to the ends of the springs that pass over a frictionless pulley। दो बॉडीज़ हैं जिनकी मोशन, जिनकी वर्टिकल मोशन को हम स्टडी करेंगे जो कि स्ट्रिंग के एंड के ऊपर लगे हुए हैं और वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं। देन वी विल डिस्कस मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। This time हम दो बॉडीज़ की मोशन को स्टडी करेंगे। एक बॉडी हमारी वर्टिकली मूव कर रही है और जो दूसरी बॉडी है वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। देन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स एंड द मोमेंटम। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन होती है और उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन होता है, हम उसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास एक फिगर गिवन है 3.11 जिसके अंदर हमारे पास एक मैस है जिसका वेट W, जिसका वेट ऑफ द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स। जो उस ब्लॉक का वेट है, उसका जो वज़न है वो ब्लॉक को नीचे की तरफ मूव कर रहा है, वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। और जो फोर्स, जो स्ट्रिंग की जो फोर्स है जिस वजह से ये मैस लटका हुआ है वो क्या है, टेंशन है। कंसीडर अ ब्लॉक स्पॉटेड बाय अ स्ट्रिंग। एक ब्लॉक है जो कि एक स्ट्रिंग के साथ क्या हुआ है, लटका हुआ है। द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर। स्ट्रिंग का जो अपर एंड है वो एक स्टैंड के साथ क्या फिक्स्ड है। लेट W बी द वेट ऑफ द ब्लॉक। W क्या है, इस ब्लॉक का क्या वेट है। द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स बाय इट्स वेट। ब्लॉक जो है अपने वेट के साथ उसको ब्लॉक या वो डाउनवर्ड क्या कर रहा है, पुल हो रहा है। दिस कॉजेज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस मैस के वेट की वजह से स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन कॉज होगा। द टेंशन T इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड्स एट द ब्लॉक। और जो टेंशन होगा स्ट्रिंग के अंदर वो अपवर्ड एक्ट करेगा और इस टेंशन की वजह से ही तो ये मैस लटका हुआ है यहाँ पे। As the block is at rest, therefore the weight of the block acting downwards must be balanced by the upwards tension T in the string। जब हमारा ब्लॉक रेस्ट के ऊपर है, जब ब्लॉक जो है मोशन नहीं कर रहा, रेस्ट है, तो जो ये वेट है, ब्लॉक का जो वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो बैलेंस हो जाएगा किसके साथ, स्ट्रिंग की टेंशन के साथ बैलेंस हो जाएगा। अब ये देखें इक्विलिब्रियम है तो नीचे डाउनवर्ड की तरफ क्या है, उसका मैस है, वेट है, और अपर उसकी क्या टेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। Thus the tension T in the string must be equal and opposite to the weight of the block। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो मस्ट बी इक्वल होगी और अपोजिट होगी टू द वेट ऑफ W। जो इस ब्लॉक का मैस होगा उस मैस के इक्वल और अपोजिट होगी स्ट्रिंग की टेंशन। तो दिस इज द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। वर्टिकल मोशन ऑफ द टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग that passes over a frictionless pulley। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि दो बॉडीज़ की वर्टिकल मोशन है जो एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग्स वो क्या है, कनेक्टेड है, और वो एक फ्रिक्शनलेस पुली, एक पुली है जो फ्रिक्शनलेस है, उसके ऊपर में से क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं। एक हमारे पास मैस A है, एक हमारे पास मैस B है। एक एक्सेलरेशन मैस A का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, इसकी टेंशन अपवर्ड, जबकि इसकी एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है और इसकी टेंशन भी अपवर्ड है। इसका मैस जो बॉडी B है उसका मैस M2G है और जो बॉडी A है उसका मैस M1G है। ठीक है। कंसीडर टू बॉडीज A एंड B ऑफ द मैसेज M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का ना मैस, एक का जिसको क्या कहते हैं M1 है और एक को हम कहते हैं वो क्या है, M2 है।
लेट M1 इज ग्रेटर देन M2, वो कह रहा है कि M1 जो है ये जो है ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है। द बॉडीज आर अटैच टू द अपोजिट एंड्स ऑफ अ इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जो बॉडीज़ हैं वो एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की अपोजिट एंड के ऊपर क्या है, अटैच्ड है। द स्ट्रिंग पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर, स्ट्रिंग जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली में से क्या हो रही है, पास हो रही है। द बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन, सम एक्सेलरेशन, चूँकि हमारे पास जो बॉडी ये वाली बॉडी M1 है, ये ए बॉडी है, ये भारी है, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी, उसका कोई एक्सेलरेशन होगा जिसको हमने एक एक्सेलरेशन का नाम दिया। एट द सेम टाइम द बॉडी बी अटैच टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स अप विद द सेम एक्सेलरेशन ए, और जब ये हमारे पास बॉडी M1 ये डाउनवर्ड मूव करेगी क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, तो एट द सेम टाइम चूँकि इसका मैस कम है तो ये अपवर्ड मूव करेगी, इसका भी एक्सेलरेशन होगा जो कि सेम एक्सेलरेशन होगा एज कम्पेयर टू M1। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस हिंस टेंशन विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे पास पुली तो जो है फ्रिक्शनलेस है, तो इन दोनों का जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी द टी, और हमने सपोज कर लिया कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो क्या है, टी है। सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड हिंस इट्स वेट M1g इज ग्रेटर देन द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। अब चूंकि बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, उसका जो वेट है वो उसकी टेंशन से ज़्यादा है। क्लियर है, क्योंकि जब हमारे पास बॉडी रेस्ट के ऊपर होगी तो रेस्ट के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि टेंशन और उसका मैस, उसका जो वेट होता है वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाता है। लेकिन इस केस के अंदर चूँकि मैस, ये जो मैस है ये भारी है, ये मैस डाउनवर्ड मूव करेगा, तो मैस जो है ग्रेटर है स्प्रिंग की टेंशन से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम बॉडी M1 की बात कर रहे हैं, हमारे पास F इज इक्वल टू क्या होता है, MA। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, F, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, F के इक्वल है। F इज इक्वल टू MA, क्योंकि M1 है तो हमने M1A लिखा। अब F फोर्स हमारे पास कौन, इस मैच के ऊपर फोर्स कौन सी है, एक तो फोर्स हमारे पास ये उसका वेट है M1g जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही है, और ये इसका क्या है, टेंशन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो इसका मतलब माइनस का साइन आएगा, तो M1g माइनस टी, M1g माइनस टी इज इक्वल टू M1a। एज बॉडी B मूव्स अपवर्ड हिंस इट्स वेट M2g इज लेस देन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। अब चूंकि M2g है वो अपवर्ड मूव कर रही है और टेंशन भी अपवर्ड ही है, तो इसका जो मैस है वो लेस देन है इसकी टेंशन से। तो दिस टाइम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ T माइनस M2g हो जाएगा। क्लियर, इज इक्वल टू M2g। अकॉर्डिंग टू एडिंग 3.6 एंड 3.7, 3.6 और 3.7 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2g। डिवाइड इक्वेशन 3.7 को अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन 3.6 से टू फाइंड द टेंशन फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2g। दिस इज 3.9। द अबव अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज द एटवुड मशीन। इसको हम एटवुड मशीन की अरेंजमेंट भी कहते हैं। इट कैन बी यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं बाय यूजिंग 3.8। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। सेम हमारे पास एग्जांपल है, दो हमारे पास मैसेज हैं A, B, M1, M2 मैसेज है, दोनों एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच्ड हैं और वो दोनों जो है स्ट्रिंग की एक एंड के साथ अटैच हैं। लेकिन दिस टाइम हमारे पास जो एक मैस है वो वर्टिकली मूव कर रहा है और दूसरा जो है वो हॉरिजेंटली, वो हॉरिजेंटल जो एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। कंसीडर टू बॉडीज A एंड B ऑफ द मैसेज M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। Let the body A moves downward with the acceleration A. Since the string inextensible, therefore a body B also moves over the horizontal surface. ठीक है, over the horizontal surface move करेगी। As A pulley is frictionless, क्योंकि पुली A हमारे पास जो frictionless है, hence the tension T will be the same, टेंशन भी सेम रहेगा। ये सेम थ्योरी जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं वही है। Since body A moves downward, body A downward मूव करेगी, therefore the weight M1g is greater। तो जब वो डाउनवर्ड मूव करेगी तो ज़ाहिर सी बात है उसका जो वेट होगा वो ग्रेटर होगा देन द टेंशन T।
तो ए इज इक्वल जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो m1g माइनस टी होगी। तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी, अब जो सेकंड बॉडी है उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी। सेकंड बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेंगी, वेट m2g ऑफ द बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड। एक तो उसका अपना वेट है बॉडी का जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सेकंड उसकी जो रिएक्शन है, जो मेज उसके ऊपर जो रिएक्शन टेबल जो उसके ऊपर जो रिएक्शन कर रहा है आर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो अपवर्ड डायरेक्शन को एक्ट करेगा क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो चूंकि जो मैस टेबल के ऊपर बड़ा हुआ तो उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगी जो कि अपवर्ड होगी। थर्ड फोर्स होगी टेंशन टी इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस, और थर्ड फोर्स जो होगी उसकी टेंशन की होगी जो कि उसको हॉरिजॉन्टल ओवर द स्मूथ सरफेस के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। एज बॉडी बी हैज़ नो वर्टिकल मोशन हिंस रिजल्टेंट ऑफ द वर्टिकल m2g एंड द r मस्ट बी जीरो। क्योंकि बॉडी बी हमारे पास है उसकी वर्टिकल कोई मोशन नहीं है, तो उसकी जो रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्सेज होंगी m2g और r वो तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो नेट फोर्स बचेगी वो उसका क्या बचेगी, टेंशन बचेगी। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ T इज इक्वल टू m2a। सो 3.10 और 3.11 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास A इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2g, और जब हम इस इक्वेशन इस वैल्यू को A की वैल्यू को 3.11 के अंदर अगर पुट करें तो हमारे पास T इज इक्वल टू m1 m2 m1 प्लस m2g। दिस इज 3.13। नाउ we will discuss force and the momentum. Consider body of a mass m moving with initial velocity vi. Let a force F acts on the body which produce an acceleration a in it. हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं जो कि एक इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। Let a force F act on the body which produces an acceleration. लेट करते हैं कि उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स F लग रही है और उस फोर्स लगने की रिजल्ट के अंदर उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। दिस चेंजेस द बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उसने क्या किया, उस एक्सेलरेशन ने, उस फोर्स ने उस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज किया। लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द टाइम बिकम्स vf। तो वो कहते हैं जब उसके ऊपर फोर्स लगी तो उसके ऊपर हम कहते हैं कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो vf हो गई है। If Pi and Pf be the initial momentum and the final momentum of the body related to initial and the final velocity, अगर वो कह रहा है कि उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के रिलेटेड अगर हम उसकी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम देखें तो वो रिस्पेक्टिवली क्या होगा, एफ पी आई इज इक्वल टू एम वी आई, पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ, बिकॉज पी इज इक्वल टू एम वी। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हम क्या करेंगे, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। दस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा, अगर हम इसको टी के साथ डिवाइड करें कि मोमेंटम के अंदर जो चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वो क्या होगा, उसको टी के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एम बाय वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सिंस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो ये हमारे पास बेसिकली जो वी एफ और वी आई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है ए प्रोड्यूस बाय द फोर्स। जो जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सो दिस इज द फोर्स एंड द मोमेंटम। सिंस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी, एम ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, तो दिस इज इक्वल टू एफ, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। इक्वेशन 3.13 आल्सो डिफाइंस फोर्स एंड द स्टेट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमारे पास 3.14 है, ये फोर्स को भी डिफाइन करती है और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी डिफाइन करती है। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जब एक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है तो वो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो कि उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है बॉडी के। एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम डिफाइंड बाय द इक्वेशन 3.14 इज द न्यूटन सेकंड।
इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम का जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड है, विच इज़ सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।